जी, पीपीसी हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये पहला सबसे अहम और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो लॉ वाले पोर्शन में हैं वो पीपीसी से ही आते हैं। बाकी सीआरपीसी लोकल एंड स्पेशल लॉज में से भी आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बहरहाल पीपीसी का होता है। पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें आमतौर पे कोई चीज करने या ना करने, कोई क्रिमिनल एक्ट के बारे में या कोई लाइबिलिटी किसी की कि क्या लाइबिलिटी क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल होती है सब्सटेंटिव लॉ में। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, और इसके बारे में सारी प्रोसीजर होती है, उसकी डेफिनेशंस होती हैं क्राइम की। और अपना माइक आप लोग बंद रख लें, माइक से ऑन किया। लाला थाला ले ले बॉडीगार्ड को समय लगन देगा। माइक अपने बंद रखें आप। क्या साइन बजना। मैंने भी सबके माइक बंद कर दिए हैं। लास्ट में जब क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ऑन कर दूंगा माइक। ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ में ये होता है कि आप आमतौर पे कुछ करने या ना करने के बारे में जो लॉ में जो अहकामात होते हैं, लीगल ड्यूटीज, लीगल लाइबिलिटी, कानूनी जिम्मेदारियां आपकी कौन सी हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से काम हैं जो करना जुर्म है, कौन से काम है जो ना करना जुर्म है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है ना। मिसाल के तौर पे चोरी करना जुर्म है, और अगर सरकारी मुलाजम कोई मदद आपसे मांगे, आप मदद नहीं करते, ये भी जुर्म है। तो काम कुछ करना जुर्म है, कुछ ना करना जुर्म है। मतलब कुछ आपकी कानूनी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें इसमें आप बताई जाती हैं। बाकी जुर्म की अलग से डेफिनेशन भी है। तो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जो किसी कानून के तहत जिसकी सजा हो, उसको जुर्म कहते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? सब्सटेंटिव लॉ में। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड भी सब्सटेंटिव लॉ है। एंटी टेररिज्म लॉ है। ठीक है। साइबर क्राइम लॉ है। और जो जो सजाओं से मुतल्लिक जो जो कवानीन हैं, वो सारे क्या हैं? इसमें आते हैं, सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। इसके अलावा क्या है? प्रोसीजरल लॉ। ये पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लॉज के बारे में। सब्सटेंटिव लॉ जिसमें जराइम की डेफिनेशन, सजाएं वगैरह दी हुई होती है। और प्रोसीजरल लॉ जिसमें प्रोसीजर बताया होता है कि एक क्राइम होने के बाद क्राइम होने के बाद आगे कैसे प्रोसीजर चलेगा। मिसाल के तौर पे एक जुर्म होता है, और उस जुर्म की एफआईआर एक दर्ज हो जाती है। वो एफआईआर दर्ज हो गई, वो तो पता चल गया, चलो ठीक है इसने चोरी की है, 379 के तहत इस पे एफआईआर हो गई, या इसने मर्डर किया 302 के तहत हो गई, या इसने सरका बिन जबर किया या डिकेटी की है 395 के तहत इस पे एफआईआर हो गई। लेकिन अब एफआईआर होने के बाद आगे क्या करना है? ठीक है, जुर्म की ये तो बता दिया, ये इसने 395 के तहत जुर्म किया है, इतनी इसकी सजा है। लेकिन ये तो नहीं है, अगर आगे इसकी वजाहत ही ना की जाए कि कैसे इसकी सजा देनी है, किसने देनी है, जिसकी चोरी हुई है उसने देनी है, पुलिस वाले ने देनी है, इसको पकड़ना कैसे है, इसको आगे सजा कैसे दिलवानी है, आगे इसकी तलाशी कैसे लेनी है। वरना अगर ये चीजें ना होती तो हर बंदा अपने तरीके से इसकी सजाएं वगैरह या इसका जो भी काम है वो करने की कोशिश करता। तो एक प्रॉपर तरीकाकार वजह किया गया है कि एफआईआर होने के बाद आगे क्या प्रोसेस है। आगे क्या है? इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। उसका एफआईआर जो दर्ज कैसे की जाती है, कौन से पुलिस रूल्स भी है, सीआरपीसी की 154-55 भी है, तो उसके तहत एफआईआर दर्ज होगी। फिर ये सारा प्रोसीजर बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसको गिरफ्तार कैसे करेगा। दफा 46 सीआरपीसी में बताया गया है कि इस तरह उसको गिरफ्तार करना है। 52, 53 में तलाशी उसकी कैसे लेनी है। 102, 103 में घर की उसकी तलाशी कैसे लेनी है। ठीक है। 173 फिर उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिमांड कैसे लेना है, अगर अपने पास रखना है तो कैसे रखना है, किन शरात पे रखना है, पकड़ लिया है तो कितनी देर तक अपने पास रखना है, उसकी स्टेटमेंट कैसे नोट करनी है 161 के तहत।
फिर उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत उसका कैसे बयान कराना है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर फाइनल आपने 173 का जो चालान जमा कराना है, रिपोर्ट जमा करानी है, जो नतीजा निकालना है अपनी इन्वेस्टिगेशन का, वो जमा करा देना है अदालत में। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोसीजर में आती हैं। उस प्रोसीजर लॉ, CRPC सबसे अहम प्रोसीजर लॉ है। CRPC एक CPC भी है, सिविल प्रोसीजर कोड। वैसे ये हम अलग से पढ़ रहे हैं, अगर हम इसके अलावा भी टाइप्स देखें तो क्रिमिनल लॉ होते हैं, फौजदारी कवानीन कहते हैं इसको, और सिविल लॉ दिमागी कवानीन। इसमें दोनों में जो है अलग अलग टाइप के, इसमें भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ होते हैं, और सिविल लॉज में भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉज होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, मजमुआ ज़ाब्ता दवामी और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी। इसके अलावा एविडेंस लॉज होते हैं। बड़ा मशहूर एविडेंस लॉ आपको पता है, कानून शहादत, QSO, कानून शहादत ऑर्डिनेंस। ये क्या है, ये भी एक किस्म का प्रोसीजर लॉ ही है, प्रोसीजर लॉ की फर्दर टाइप है कानून ये जो है कानून शहादत। कानून शहादत ऑर्डिनेंस ये भी एक प्रोसीजर लॉ का ही पार्ट है। इसमें प्रोसीजर है कि एविडेंस कैसे देनी है अदालत में, कौन लोग दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कौन अहल है कौन अहल नहीं है, ये सारी चीजें एविडेंस लॉ में दी जाती है। इसके अलावा काफी सारी टाइप्स हैं लॉ की। मेन जो सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम लॉ है। सारे लॉ इसी के अंडर है। 1973 वाला लॉ चल रहा है ना, तो इसके अंडर ही इसको सुप्रीम लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। ये एक अलग टाइप है लॉ की। इसके अलावा इस्लामिक लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल लॉज अलग से होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक लॉज भी होते हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉज होते हैं। जो प्राइवेट और पब्लिक का मतलब है, प्राइवेट जो किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी या स्पेसिफिक एक उस पे लागू होता है। पब्लिक लॉज जो आमतौर पे लिखा जाता है और उसमें बताया जाता है कि कहाँ पे लागू होगा। ये फैमिली लॉज होते हैं, फैमिली लॉज हैं, रेवेन्यू लॉज हैं, ठीक है, पंजाब रेवेन्यू एक्ट, और लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं। लोकल एंड स्पेशल लॉज का मतलब है किसी स्पेसिफिक मामले में या किसी स्पेसिफिक जगह पे, जगह के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनको लोकल और स्पेशल लॉज कहते हैं। लोकल लॉज में क्या आ जाता है, कोई ऐसे लॉज है फॉर एग्जांपल जो इस्लामाबाद के लिए लॉ बनाया गया है, जैसे उसका फैमिली लॉज मेरा ख्याल अलग कोई उसमें तरमीम की गई है, तो स्पेसिफिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो उनकी होती है। और कुछ ऐसे हैं जो एक प्रोविंस में होते हैं, जैसे पंजाब में बहुत से लॉ बनाए हुए हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट अलग से बनाया हुआ है पंजाब में, जो सिर्फ पंजाब में ही लागू होता है। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है जो ओवरऑल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसके अलावा है पंजाब आर्म ऑर्डिनेंस है, काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है, टेम्परेरी रेजिडेंस टेनिस टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट है, पीरा एक्ट है अभी रिसेंट बना है, जो पीरा फोर्स पंजाब में बनी है ना, वो पीरा एक्ट के तहत बनी है, तो ये भी एक लोकल लॉ ही इसको माना जाएगा।
इसी तरह और बाकी जो लॉज होते हैं जो ओवरऑल भी उसमें होते हैं, स्पेशल लॉज जो स्पेशल किसी स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए, साइबर क्राइम या इन चीजों के लिए अलग से लॉ बनाए जाते हैं। पीका एक्ट है और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन एक्ट, इस तरह के मुख्तलिफ एक्ट्स हैं। इसकी काफी डिटेल आगे ऑर्गेनाइजेशनल लॉ भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए रूल्स भी होते हैं जिसमें बाकायदा तरीकाकार उसका बताया जाता है, जैसे पुलिस रूल्स है और बाकी भी सारे पीरा के भी रूल्स, अलग से रूल्स का एक बना हुआ है। और पीएचपी रूल्स 2024 में जो जारी हुए हैं, जिसके तहत पी कैडेट वगैरह की भी भर्ती शुरू हुई है। तो इस तरह ये थोड़ा सा ओवरव्यू था किसका, लॉज होते क्या है, कौन कौन से लॉज होते हैं सब्सटेंटिव। ये आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में शायद आ जाए, वरना इंटरव्यू में आमतौर पे इस तरह का टॉपिक डिस्कस हो जाता है कि लॉज कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। बेसिकली हमने पढ़ना तो था पीपीसी के बारे में, पाकिस्तान पीनल कोड। अब पाकिस्तान पीनल कोड पे आ जाते हैं, इसको मैं करने लगा हूं। पाकिस्तान पीनल कोड सबसे अहम क्रिमिनल लॉ है, सबसे अहम फौजदारी कानून है ये। बाकी आप देखते हैं कि जराइम जो है ज्यादातर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही उस पर सेक्शन लगती है जब कोई जुर्म होता है। पास वाई कुछ जराइम जो लोकल एंड स्पेशल लॉज में आ जाते हैं उसके तहत, और जो लोकल एंड स्पेशल लॉज में आ जाएं तो वो पीपीसी में भी उससे रिलेटेड हो तो उसको फिर प्रोफिट किया जाता है, जो स्पेशल लॉ कोई हो उसकी प्रेसिडेंस से ज्यादा होती है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीनल कोड इसका हम देख लेते हैं। ये बेसिकली तो इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इंडियन पीनल कोड के नाम से था, तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये कन्वर्ट हुआ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री हम देख लेते हैं। मैं फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फाइल शेयर करूं या व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको कराऊं, इसका मैसेज करके बता दें मुझे। आपके साथ वो पीडीएफ फाइल शेयर करके इसको डिस्कस करें या बोर्ड पे। फाइल का ये फायदा है कि टाइम थोड़ा बच जाएगा, बाकी उसके बाद हम बोर्ड पे भी ये कर लेते हैं। अभी फाइल शेयर कर लेता हूँ साथ, उसमें मैंने कुछ इसकी डिटेल इकट्ठी की हुई है। बाकी जो मार्किंग वगैरह करनी है मैं वो इसी के ऊपर कर लेता हूँ, जो फाइल शेयर की है इसी के ऊपर। पीपीसी कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड, एक्ट नंबर 45 है, एक्ट नंबर 45 1860, 1860 का एक्ट नंबर 45 है ये। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को ये लागू हुआ। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है ये। जनरल पीनल कोड है पाकिस्तान के लिए, वैसे जब बनाया गया था तो थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके सेक्शंस हैं टोटल 511, टोटल इसके चैप्टर्स हैं 23 चैप्टर्स हैं और 511 इसके सेक्शंस हैं। बाकी कुछ इजाफी इसमें चैप्टर बाद में शामिल किए गए हैं, 5वें का, 9वें का और 27वें चैप्टर है ये, 17वें का, 17A 20A। तो ये कुछ इजाफी चैप्टर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। वैसे 23 चैप्टर्स हैं टोटल। ये इसका बैकग्राउंड है, कॉलोनियल पीरियड में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, आपको पता है लॉर्ड मैकाले ने इसका मसौदा लिखा था सबसे पहले। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में ये एज इट इज पाकिस्तान में ये लागू हो गया। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस की गई, जहां ब्रिटिश इंडिया लिखा था या जहां वर्ड इंडिया लिखा था वो वाले नाम इसमें चेंज कर दिए गए। ये जैसे ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ब्रिटिश इंडिया या इंडिया की जगह पे जो नाम थे उसकी जगह पे पाकिस्तान के साथ उसको रिप्लेस कर लिया गया। ठीक है, और इसका नाम इंडियन पिनल कोड से चेंज करके पाकिस्तान पिनल कोड रखा गया। और फिर इसमें कुछ इस्लामिक अमेंडमेंट भी शामिल की गई, इस्लामिक दफात भी शामिल की गई, जैसे इस्लामी जो हदूद से रिलेटेड है, दियत, किसास और कत्ल के बारे में जो कुछ चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें जरर की हैं, किसास, दियत, अर्श, दमान के मुतालिक इस्लामी इसमें तरमीमात शामिल की गई हैं। और इसके बाद रिसेंट जो सबसे अहम इसमें अमेंडमेंट हुई है वो
सेक्सुअल ऑफेंसेस में हुई है। आपने देखा होगा कि दफा 376, 77 ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। जना बिल जबर की, गैंग रेप की, इनकी सबकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है नए जो जराइम के मुताबिक। तो इसमें ये सबसे मेजर अमेंडमेंट की गई है पाकिस्तान पिनल कोड में। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेचर क्या है इसकी, ये सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, क्या है, ऑफेंसेस क्रिमिनल लाइबिलिटी और पनिशमेंट के मुतालिक है। ऑफेंसेस मतलब जराइम से मुतालिक, और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी और सजाओं से मुतालिक है। जनरल पीनल लॉ है कि आम तौर पे जो सजाएं वगैरह इसी कानून के तहत अ, दी जाती हैं। बाकी इसमें प्रॉपर कोड्स बनाए गए हैं। इसको कोड्स कहते भी इसीलिए हैं कि मतलब अगर ये कोड्स अलग से, हर लॉ में ऐसे कोड्स बनाए होते हैं, अगर अलग से कोड ना बनाए होते तो एफआईआर जो लिखते हैं उसमें लिखना पड़ता कि कत्ल या इक़दाम कत्ल या फलां। तो उस इसके लिए क्या है, एक इसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है कि हर जुर्म का और हर डेफिनेशन का एक कोड रखा गया है, ताकि आसानी से पता चल सके और उसको जो सारा इस सिस्टम में आसानी के साथ उसको लागू किया जा सके। ठीक है, बाकी कहाँ पे लागू है इसके स्टार्ट वाले सेक्शंस हम पढ़ेंगे, वो डिटेल सारी उसमें आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सजाएं हैं, कौन कौन से जराइम हैं, जराइम की तारीफात करना। ठीक है, आइडेंटिफाई लीगल ओमिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंसेस, ऑफेंसेस की और लीगल ओमिशंस की, कौन कौन से काम फेल या तर्क फेल जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड उसको करना। ह्यूमन बॉडी और लाइफ को प्रोटेक्ट करना, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पनिशमेंट का और इन चीजों का। ठीक है, स्टेट का जो है उसको एनफोर्स करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ये चैप्टर्स हैं, इसको बस ओवरव्यू कर लें। इसमें जो जो चैप्टर आपसे रिलेटेड है वो मैंने आपको बताए हैं। पहला चैप्टर भी है, दूसरा जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर भी आपके कोर्स में है। पूरा नहीं है, कुछ सेक्शंस उसमें से नहीं है, बाकी सारी है। इसके बाद पनिशमेंट का सेक्शन आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में नहीं है। जनरल एक्सेप्शन का, अबैटमेंट का, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का ये है। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट नहीं है आपके साथ, आपके सिलेबस में। छठा चैप्टर नहीं है, सातवां नहीं है, जो आर्मी और स्टेट से मुतल्लिक है। इसके अलावा आठवां चैप्टर है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के से रिलेटेड, मतलब अमन आमा से रिलेटेड जो मजमा खिलाफ कानून वगैरह के सारे क्राइम है वो इसी के अंदर है, मजमा खिलाफ कानून, बलवा वगैरह। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन के मुतालिक जो ऑफेंसेस हैं वो भी आपके सिलेबस में है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स सेक्शन 161 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो क्राइम है 17 ये 9A ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो कंटेम्पमेंट लॉफुल अथॉरिटी ये है कंटेम्प्ट, और फॉल्स एविडेंस वाला है ये, बाकी मोस्टली आपके सिलेबस में है। रिलीजन से रिलेटेड क्राइम चैप्टर नंबर इसका है 15, जैसे 295, 295A, B, C, 298C तक ये क्राइम बनते हैं आपके सिलेबस में है, वो सारे दिए हुए हैं। बाकी ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी ये बड़ा अहम और बड़ा लंबा चैप्टर है आपके सिलेबस में। ये सारा ही तकरीबन आपके सिलेबस में इंक्लूड है। सेक्शन 299 से लेके 377 तक तकरीबन ये 80 के करीब सेक्शन बन जाते हैं। तो ये 80 सेक्शन है जिसमें कत्ल से रिलेटेड सारे आ जाते हैं, हर्ट से रिलेटेड आ जाते हैं। अभी ये 80 ये हैं, और जो 337 है, 337 की आगे भी 30 के करीब, 30-35 के करीब मजीद है। 377A, B, C से लेके Z तक जाती हैं, और 337F, F 1, 2, 3, 4, 5 वो आगे अलग उसके सब सेक्शंस है। तो सबसे बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस में यही है। आगे फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से 462 तक ये बड़ा अहम चैप्टर है। ये दो चैप्टर बड़े भी काफी ज्यादा हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के और क्राइम अगेंस्ट ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये अहम चैप्टर्स हैं। बाकी सारी आगे डिटेल मैंने आपको वो डिस्कस हो चुकी है। तो अभी हम इस पे आपके कोर्स पे आते हैं, बुक पे आते हैं। जो बुक आपके मतलब सिलेबस में जो जो चीजें शामिल हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसका बेसिक। इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में भी वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में भी आ सकते हैं। अभी हम जो बुक है एक्चुअली उसका वो पेज शेयर करते हैं, और जिन लोगों के पास बुक नहीं है
वो भी उसको देख लेंगे कि इस दफा बुक का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे चीजें दी हुई हैं, वो भी देख लेंगे और हम थोड़ा सा उससे पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम इसका कर लेते हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन का। दूसरा है जनरल एक्सप्लेनेशन का, अमूमी तौजीहात, जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि वो चले बाद में पढ़ेंगे, सारी तारीफें उसमें सरकारी मुलाजिम की, मुलाजिम ममलकत की, और माल मनकूला, मुश्तरका नीयत, और लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, ये सारी डेफिनेशन जो है, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज किसको कहते हैं, तलबीस, और ये सारी मतलब जितनी भी, जितनी तो नहीं है, काफी सारी दफात दी हुई हैं जो 52 तक सेक्शन जाती हैं बना देने तक। उसके बाद फिर जो चैप्टर शुरू होता है, हर चैप्टर की अपनी जो डेफिनेशन है वो वहां पे दी हुई हैं। जिस तरह हमने अभी चैप्टर देखा अगेंस्ट दी अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, कत्ल वगैरह का है, उसमें कत्ल, जरर, किसास, दमान, और अर्श, ये सारी डेफिनेशन उसमें अलग से दी हुई है। इस तरह जो सजाएं हैं सेक्शन 53 में, वो सजाएं अलग से दी हुई हैं कि कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं। सजाए मौत है, कसास है, जुर्माना है, ये कौन सी है, ये सारी डिटेल उसमें शामिल है। अभी हम आ जाते हैं इसके चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में इसकी जो है पीपीसी का डेफिनेशन है कि ये कब लागू किया गया, उसके बारे में हमने कुछ डिटेल पढ़ भी दी है। अभी प्रॉपर सेक्शन वाइज हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि उसके सेक्शन में उसकी प्रोविजन दी होती है सारी, उसकी डिटेल है क्या। जो आपके पास बुक है वही मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ। आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई मार्क वगैरह लगा लें तो भी आप लगा सकते हैं। सेक्शन 1 इसका क्या है? टाइटल, एक्सटेंड, ऑपरेशंस एंड ऑफ द कोड। इसका क्या है, इसका टाइटल क्या होगा? तो वैसे कोई भी आप एक्ट या लॉ पढ़ते हैं, उसके पहले सेक्शन में यही बताया होता है कि इसका उन्वान क्या रखेंगे, क्योंकि एक ऑफिशियली उन्वान होता है। हम इसको पीपीसी भी कह देते हैं, जाब्ता फौजदारी है, उसको जाब्ता फौजदारी भी कह देते हैं, और सीआरपीसी अपने हिसाब से कह देते हैं। कुछ कानून है ऐसे जो असला ऑर्डिनेंस कह देते हैं, या लेकिन उसका प्रॉपर जो नाम रखा होता है ना, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका असल नाम ये है। और उर्दू में इसको कहेंगे मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी, इसको कहेंगे पाकिस्तान पीनल कोड, मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान, इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है। और इसका जो एक्सटेंट है, इसका वुसअत कहाँ तक है? वुसअत इसकी, जैसे मैंने पहले बताया था लोकल और स्पेशल लॉ के मामले में, कि लॉ, कुछ लॉज होते हैं जो स्पेसिफिक किसी जगह के लिए होते हैं, और उसमें उसकी टेरिटरी तय की जाती है कि इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, कहाँ तक ये नाफिजुल अमल है, और कहाँ कहाँ जो है होगा ये नाफिजुल अमल नहीं होगा, और इसके तहत किसी को वो नहीं किया जा सकता। तो पूरे पाकिस्तान में ये नाफिजुल अमल है। ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान की हदूद में, बल्कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद में भी शामिल है। वो आगे आ जाएगा सारी डिटेल। ऐसे कोई चीजें, अगर कोई बहरी जहाज है उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तो भी उस पर जो क्राइम किया वो इसके तहत आएगा। बाकी ये जो डिटेल है इसकी, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि कमीशन बना था लॉर्ड मैकॉले ने। 6 अक्टूबर 1860 को ये कानून साज असेंबली से अप्रूव हुआ। वो लॉ का जो प्रोसीजर है अभी भी वैसे यही है कि पार्लियामेंट उसको मंजूर करती है, पहले कौमी असेंबली, फिर सेनेट, और उसके बाद सदर पाकिस्तान। ये तीनों चीजें जो होती हैं, कौमी असेंबली, सेनेट और सदर पाकिस्तान, ये मिल के इसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसका मसवदा लिखा, और 6 अक्टूबर 1860 को ये जो है उसकी कानून साज असेंबली से मंजूर होकर नाफिजुल अमल हुआ। ये पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, जिसमें सारे सूबे हैं, इस्लामाबाद और सारा उसमें शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वाटर टेरिटरीज हैं, समुद्री जो हदूद है, उसमें भी इसका इतलाक होता है। बाकी आप स्ट्रक्चर देख लें, इसी तरह ही होगा। ये भी साथ आप देख लें कि जैसे ये इंग्लिश का टेक्स्ट है जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये ऐसे एज इट इज जो आपके लॉ में है वो ऐसे ही है, एज इट इज उसको लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन इसके हिसाब से बनते हैं।
इसलिए उसी के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया है कि आप इंग्लिश को भी जरूर पढ़ें। आप जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू नीचे लिखी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा, बल्कि ब्लैक ही रहने देते हैं इसको, ये वाला हिस्सा जो है ये उर्दू है। और उर्दू में देखें हर एक वर्ड जो है नाफजुल अमल को जैसे टेक इफेक्ट कहते हैं, बाकी एक्ट, ये तो आसान सी चीजें हैं। और इसकी वजाहत भी देखें, वजाहत में वर्ड्स दिए हुए हैं, सरकारी इनवान को क्या कहते हैं, एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। तो वाटर टेरिटरीज, पानी समुद्री हदूद जो है, ये सारी चीजें इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी लिखे हुए हैं। सेम मतलब इंग्लिश भी है और उसकी उर्दू भी है, और जो अहम वर्ड है उसकी ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश भी है, ताकि पढ़ते हुए आप इस दोनों चीजों को जब पढ़ें तो आपके ये लफ्ज भी आपको याद हो जाए। मिसाल के तौर पे ये देखें, जैसे ये लाइबल लिखा हुआ, लाइबल का मतलब है मुस्तजब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो सजा के मामले में लाइबल का वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें। पनिशमेंट सजा ये आपको पता है, जाहिर बात है। और जो सजा होती है, कैद, कैद को इम्पेरिजमेंट कहते हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। फेल या तर्के फेल, फेल को एक्ट कहते हैं, तर्के फेल को ओमिशन कहते हैं। तो इस तरह देखें इसके अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर लीगल वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए चीजें वो साथ साथ दी हुई हैं। बहरहाल हम सेक्शन 1 पढ़ रहे थे। सेक्शन 1 में वैसे हर एक एक्ट में यही होता है, इसमें भी ये बताया गया है इसका अनुमान, इसकी वुसअत और इसका इतलाक। वुसअत मतलब कितने एरिया तक होगा और कहाँ कहाँ ये अमल पजीर होगा, ये डिटेल इसमें बताई गई है। सेक्शन 2 में है पाकिस्तान में किए गए जराइम की सजा। इसका इंग्लिश भी, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions therefore which shall be guilty within the Pakistan। अच्छा, प्रोविजंस जो दी हुई हैं या एक्सेप्शन जो दी हुई हैं वो पीपीसी का चैप्टर एक अलग से है। सेक्शन 76 से मेरा ख्याल स्टार्ट होता है या 74 से स्टार्ट होता है, मुस्तस्नियात के कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वैसे तो जुर्म होता है लेकिन एक खास शर्त के तहत उसको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई फातुल अकल है, अगर वो अपने फेल की माहियत को नहीं समझता, जो वो एक्ट कर रहा है वो नहीं समझता कि ये जुर्म है और वो करता है, तो फिर वो जुर्म नहीं होगा, ठीक है। या सेल्फ डिफेंस, आगे मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी शख्स जो कोई ऐसा काम करे, ऐसा काम करे या ऐसा करके फेल करे, ओमिशन करे, ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि दोनों चीजें जुर्म हो सकती हैं, कोई काम करना भी और जो काम उस पर लीगल बाउंड है वो काम करने का, वो काम ना करे, उस काम को छोड़ना भी। मतलब कोई आप बतौर पुलिस ऑफिसर किसी के पीछे भाग रहे हैं क्रिमिनल के, और एक बंदा है वो उसको रोक सकता है, आप उसको कहते हैं कि इसको रोको आगे से, और वो नहीं रोकता, तो ये भी एक जुर्म है। जो उसको, वो लीगल बाउंड था सरकारी मुलाजिम की मदद करना, लेकिन उसने फिर भी मदद नहीं की, तो वो भी उसने जुर्म किया। ये बात यहाँ पे डिस्कस हुई है। अच्छा, उसकी नेशनैलिटी कोई भी हो, ये भी इसमें बात वजाहत में बता दी है कि उसकी नेशनैलिटी कोई भी हो वो इस कानून के तहत बाउंड होगा, ठीक है। इस दफा बुक के अंदर जो इसकी वजाहत है और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी इसलिए दी हैं कि पिछले पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो थे उसने इसकी एक्सप्लेनेशन में से और इसकी एग्जांपल्स में से बना दिए थे। मतलब एक ए है, वो ये वाला काम करता है, बी उसको देख रहा है, या ए फलां जुर्म का मुजरम है और बी उसको पनाह देता है और अपने घर में रखता है, तो क्या किस सेक्शन के तहत ये जुर्म होगा। तो इस तरह मिसालों के अंदर से भी क्वेश्चंस बने हुए थे, इसलिए ये चीजें भी इस दफा शामिल कर दी हैं इसमें। बाकी कुछ को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिनको इम्यूनिटी हासिल है, वो जिस तरह सदर पाकिस्तान हो गया, गवर्नर्स हो गए, ठीक है, फॉरनर हेड्स ऑफ स्टेट, गैर मुल्की सरबराहान, एम्बेसडर, कौंसल, रियासती नुमाइंदे, ठीक है, फॉरेन फोर्सेस, वो मतलब या तो किसी अलग लॉ के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या वो इससे वैसे उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है। जिस तरह कोई जो सफारत खाने होते हैं, कौंसल्स होते हैं, इनके अंदर भी पाकिस्तान का लॉ वहां नाफजुल अमल नहीं होता। इस तरह सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है कि फौजदारी उसके खिलाफ
कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये चीजें डिस्कस हुई हैं सेक्शन 2 में। अच्छा, सेक्शन 3 है पाकिस्तान के बाहर ऐसे जराइम किए गए हों जिसके तहत पाकिस्तान में जिसका मुकदमा चलाया जा सकता हो। Punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within Pakistan। अच्छा, सेक्शन 3 क्या है? पाकिस्तान के बाहर ऐसे जराइम जिनकी सजा का पाकिस्तान में मुकदमा चलाया जा सकता हो, इससे रिलेटेड है सेक्शन 3। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी पाकिस्तान लॉ to be tried for an offences committed beyond the Pakistan shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond the Pakistan in the same manner as such as had been committed within the Pakistan। ऐसा कोई भी शख्स पाकिस्तानी कानून के तहत पाकिस्तान से बाहर किए गए जराइम में जो अगर वो मुस्तजब होगा तो पाकिस्तान के तहत भी और पाकिस्तान के अंदर भी उसमें मुकदमा चलाया जा सकता है, इस तरह के उसने वो एक्ट पाकिस्तान के अंदर किया है। ठीक है, इसकी मिसाल देख लें। अगर कोई शख्स जो पाकिस्तान कानून के ताबे हो और बाहर ऐसा जुर्म करे जिसका पाकिस्तान में ट्रायल हो सकता हो, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको इसी कानून पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको सजा भी दी जा सकती है। इंट्रोडक्शन का ये लास्ट सेक्शन है बस। इसमें क्या बताया गया हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इस जो ये कोड है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसका बैरून मुल्क जो जराइम है वहां तक भी इसका इतलाक हो सकता है। उसमें क्या क्या इसकी 4 सब सेक्शन है जिसमें 2 ओमिट हो चुकी हैं। 2 के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये जो कोड है इसकी जो प्रोविजंस है हर ऐसे जुर्म पर भी लागू होंगी। नंबर 1 क्या है? कोई भी पाकिस्तानी शहरी या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में मुलाजमत करता हो वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुकाम पे जुर्म करे, वो भी इसके तहत मुजरम है। एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान के का शहरी हो या पाकिस्तान के अंदर वो मुलाजमत करता हो, वो पाकिस्तान के बाहर भी जुर्म करे। दूसरा क्या है? 2 तो ओमिट हो चुकी हैं। चौथा नंबर इसका है कोई भी शख्स जो किसी ऐसी हदूद में करे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप में करता है या कोई एयरप्लेन में करता है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो या जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और उस वक्त वो पाकिस्तान की हदूद में ना भी हो, तो भी इस मजमुआ के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये कोड जो है उन ऑफेंस पे भी लागू हो जाता है जब वो पाकिस्तान में ना भी हो, लेकिन 2 शर्तें दी हुई हैं। 2 इसकी हज़फ हो चुकी हैं, 2 दी हुई हैं। पहली कौन सी? कि जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान का शहरी हो या पाकिस्तान में मुलाजमत करता हो। ठीक है, ये ऊपर भी बात हो चुकी है। दूसरा क्या है? वो पाकिस्तान से बाहर ऐसी जगह पे हो, ऐसी टेरिटरी में हो जो पाकिस्तान की मलकियत है, किसी बहरी जहाज में हो जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, किसी एयरक्राफ्ट में हो जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो उसके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई होगी। कि ये अभी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा डिटेल से इसलिए पढ़ा है कि ताकि एमसीक्यूज कहीं से भी बन जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। पिछले पेपर को देखते हुए ये हमने डिसीजन किया है कि इस दफा एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स को भी जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस पिछली दफा को बन गए थे कुछ, तो अभी कुछ भी उसमें मिस ना हो। एक तो इससे समझ अच्छी तरह आ जाती है। ठीक है, एमसीक्यूज देख लें कि एमसीक्यूज का स्ट्रक्चर इस बुक में किस तरह है। एक तो सेक्शन जो है स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी हुई है, नीचे उर्दू में भी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं, उसका आंसर है, और उसके बाद ये भी बताया है कि ये एमसीक्यूज बनाया कौन से सेक्शन में से है, बना हुआ है, ताकि आपको अगर किसी एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो। ये देखें, जैसे ये है एमसीक्यूज, ये किससे बनाया गया है? सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 से। कोई एमसीक्यूज आपको उसके आंसर पे डाउट हो रहा हो या आप उसको समझना चाह रहे हो, आपको बात ना समझ आ रही हो कि इसमें क्या बात की गई है, तो आप उस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। थ्रू आउट इस बुक में जितने भी एमसीक्यूज बनाए गए हैं उसमें यही तरतीब रखी गई है कि हर एक एमसीक्यूज भी जो बनाया है उस एमसीक्यूज के आगे सेक्शन लिखा है कि ये एमसीक्यूज किस सेक्शन में से बना है। तो थ्रू आउट ये ऐसे ही रखा गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। बुक का भी आपका मैंने शेयर कर दिया है, और बाकी
इसकी डिटेल भी हमने डिस्कस कर ली है। टोटल 4 इसके हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 1 से लेके 4 तक हमने इसकी वुसअत, इतलाक और ये सारी चीजें, और अभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कोई ऐसा ट्रिक होना चाहिए कि जिससे हमें याद हो जाए कि कौन सी सेक्शंस हैं। देखें, ट्रिक के साथ आपने B1 की कुछ हद तक तैयारी की होगी, लेकिन ये आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी होगी। तो ये चीजें साथ साथ आप लाजमी नहीं है कि हर ईच एंड एवरी डिटेल आप याद करें, लेकिन एक दफा सबको पढ़े, समझे सबको। तो और बाकी जो डिटेल होगी आगे, ये थोड़ा सा था इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसकी मतलब कानूनी चीजें ज्यादा थी इन सेक्शंस में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा। आगे इतना मुश्किल नहीं है, एक एक दो दो लाइन की भी सेक्शंस हैं इसकी, या एक एक लाइन की है, सिर्फ एक लफ्ज से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जो मोस्टली डेफिनेशंस है। आगे जितनी डेफिनेशंस है उसमें सेक्शन 21 जो सरकारी मुलाजिम है वो थोड़ी बड़ी सेक्शंस है, बाकी सेक्शन ऐसे ही हैं। तो अभी हमने ये जो डिस्कस किया है इसके हवाले से कोई आप क्वेश्चन पूछ लें, और बाकी इंशाल्लाह इतना मुश्किल भी नहीं है। कल के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पीपीसी में जो डेफिनेशंस है जो आगे इस्तेमाल होनी है। तो उम्मीद है आपको वो आसान लगेगा और आप आसानी से उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वो करेंगे, कुछ करेंगे कल हम पुलिस रूल्स का, प्रैक्टिकल पुलिसिंग का भी लेक्चर पे रखें। दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को मैं बुलाने की कोशिश करूंगा ताकि उनका भी आप लेक्चर ले सकें। अभी कोई क्वेश्चन है इस सवाल इसको पूछना है?